हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरणीय क्षरण होता क्या है। पर्यावरणीय क्षरण को समझने से पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। यहां देखिएगा, पर्यावरणीय क्षरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द है पर्यावरण, क्या है? पर्यावरण। और दूसरा शब्द है क्षरण। क्षरण मतलब होता है विघटन। क्या होता है? विघटन। और पर्यावरण मतलब क्या होता है? मानव या जीव जंतु के चारों ओर जो भी आवरण होता है, जो उसे घेरे हुए होता है, चाहे वह वायु का आवरण हो, चाहे मृदा हो, चाहे जल हो, चाहे वनस्पति हो, उन सभी के समग्र रूप को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण के क्या होते हैं? बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि वायु होती है, मृदा होती है, जल होता है, जिनके सम्मिश्रण से पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इन्हीं घटकों कि यदि गुणवत्ता में कमी आने लगे, अर्थात गुणवत्ता का विघटन होने लगे, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि वायु होती है, या फिर हमारे वायुमंडल की बात करें जो पृथ्वी के चारों ओर है। वायुमंडल में आपने देखा होगा बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे कि जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरीके के मंडल होते हैं। और उन मंडलों में भी बहुत सारी गैसें होती हैं, जिसमें भारी गैसें नीचे और हल्की गैसें ऊपर होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन गैसों की मात्रा फिक्स है वायुमंडल में, और व्यक्ति के विकास के लिए, वनस्पति के विकास के लिए, या फिर हमारे पर्यावरण के विकास के लिए इन गैसों का नियंत्रण अवस्था में होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो निश्चित मात्रा है वह बढ़ने लगे, तो उससे क्या हो रहा है? ये वायु जो है उसका जो संगठन है उसकी गुणवत्ता में क्या आने लगेगी? कमी आने लगेगी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी मात्रा में यदि अनियंत्रित तरीके से वृद्धि होने लगे तो उससे क्या होगा? वायु की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी। तो वही जो गुणवत्ता में कमी होती है उसे ही कहा जाता है पर्यावरण क्षरण। ध्यान रखिएगा, क्षरण शब्द को हम प्रदूषण शब्द से भी माप सकते हैं या आंक सकते हैं। कई किताबों में क्षरण शब्द मिलेगा और कई किताबों में आपको प्रदूषण शब्द मिलेगा। अब जो भी कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या और भी जो प्रदूषण है उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, वही कारक, वही कारण पर्यावरण क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो जो भी चीजें आपने पर्यावरण क्षरण के अंतर्गत पढ़नी है, वही चीजें आप वायु प्रदूषण के अंतर्गत, जल प्रदूषण के अंतर्गत, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। चलिए, पर्यावरण क्षरण को हम समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण क्षरण क्या होता है। तो इसकी हम परिभाषा की बात करें तो जब पर्यावरणीय घटकों से मतलब जिनसे मिलकर पर्यावरण बना हुआ है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, इन संसाधनों कि यदि गुणवत्ता में गिरावट आने लगे तो उसी गिरावट को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण में मैंने अभी वायुमंडल का आपको बताया था, उसी तरीके से मृदा में भी कुछ गुण पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप अधिक से अधिक रासायनिक तत्वों का उपयोग करेंगे, कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारी मृदा है उसकी गुणवत्ता में कमी आती जाएगी। आज मृदा में उत्पादनता बहुत ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे वह बंजर भूमि में तब्दील होती जाएगी। उसी तरीके से जो पानी है, हम देखते जा रहे हैं पानी में भी जो हो रहा है, मिनरल जो हो रहे हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, इससे पानी कठोर होता जा रहा है। पानी में जो पानी मृदु हुआ करता था वो धीरे धीरे खारेपन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से जो पर्यावरण के विभिन्न घटक होते हैं उनकी यदि गुणवत्ता में कमी आ जाए तो उसी कमी को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। और पर्यावरणीय क्षरण की यदि हम बात करें कि इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक कौन है, तो मानव है। मानव व्यक्ति, जो मानव है, वह विकास की दौड़ में अंधा हो चुका है। वह आर्थिक और तकनीकी गतिविधियों में इतना लिप्त हो चुका है कि वह अपनी उन्नति में सब कुछ निहित मानता है। अर्थात वह प्रकृति को या प्रकृति में जो भी संसाधन है, जो प्रकृति की देन है, उसे देन ना मानकर उस पर अपना अधिकार समझता है और उस पर अनाधुंध उनका दोहन करने लगता है। और इसी दोहन के कारण बहुत सारी चीजों में प्रदूषण होता है। जैसे वायु में प्रदूषण होता है, जल में भी प्रदूषण होता है, ध्वनि में भी प्रदूषण होता है और मृदा में भी प्रदूषण होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि वर्तमान समय में विकास दर
कैसे मापी जाती है? तो हम क्या करते हैं, आर्थिक वृद्धि को ही विकास के रूप में मापते हैं। तो आर्थिक वृद्धि कब होगी? जब अधिक से अधिक आय होगी, और आय के लिए हम उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। अधिक से अधिक जब उद्योग लगाए जाएंगे तो उद्योगों से बहुत अधिक विषैले तत्व भी निकलते हैं। इससे विषैली जो गैसें निकलती हैं वो वायु प्रदूषण करती हैं। जो विषैले तत्व निकलते हैं यदि हम उनकी डंपिंग नदियों में कर देते हैं, जल में कर देते हैं, उससे जल प्रदूषण होता है। साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए हम रासायनिक तत्वों का भी उपयोग करते हैं, जिस कारण से खाद्यान्न उत्पादन में जो तत्व हैं विषैले तत्वों का समावेशन होता है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। तो क्लियर है, जो मानव की आर्थिक और तकनीकी गतिविधियां हैं इनके विकास के कारण ही पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा मिलता है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक अवस्था में किसी अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तन को दर्शाता है। तो जो पर्यावरणीय क्षरण होता है वह किसे दर्शाता है? वह है प्राकृतिक अवस्था में अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात ऐसे परिवर्तन जो आप नहीं चाहते उसके बावजूद भी हो जाते हैं, और जो आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के साथ साथ वनस्पति, प्राकृतिक जीव जंतु और पर्यावरण सभी पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो वह क्या होते हैं? पर्यावरणीय क्षरण कहलाते हैं, मतलब पर्यावरणीय क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। यह भूमि, जल, वायु एवं पृथ्वी के अन्य तत्वों के अनियंत्रित दोहन और वन्य जीव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के ह्रास होने के कारण घटित होता है। तो पर्यावरणीय क्षरण क्यों घटित होता है? तो पर्यावरणीय क्षरण के पीछे उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए अनियंत्रित दोहन होता है। जब प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन किया जाता है, अर्थात व्यक्ति के विकास के लिए एक सीमित मात्रा में दोहन किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उसका अनियंत्रित दोहन करता है, अधिक से अधिक दोहन करता है, जिससे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके भंडारण समाप्त होने की समस्या भी बढ़ी हुई है। साथ ही साथ जो जीवाश्म ईंधन है इनके अत्यधिक उत्पादन करने से पर्यावरण में विषैली गैसों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो इसके कारण ही क्या होता है? पर्यावरण क्षरण होता है। तो क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण विघटन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण विघटन के लिए यदि उत्तरदायी कारकों की बात करें तो इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। एक ऐसे कारक होते हैं जो अजैव पर्यावरण विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात अजैव पर्यावरणीय विघटन कारक, और दूसरे होते हैं जैव निम्नीकरण कारक। अर्थात इनका अर्थ क्या होता है? इसमें ऐसे कारक आते हैं जिनका कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन नहीं हो पाता, यह प्रकृति में बने रहते हैं, और यदि विघटन होता भी है तो इनकी दर बहुत धीमी होती है, जिसके कारण यह अधिक समय तक हानिकारक प्रभाव डालते रहते हैं। और कुछ होते हैं जैव निम्नीकरण कारक, जो अपशिष्ट के रूप में आते तो हैं, पर्यावरण का क्षरण तो करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका समय रहते क्या कर दिया जाता है? विघटन कर दिया जाता है, निम्नीकरण कर दिया जाता है। तो यदि हम अजैव पर्यावरणीय विघटन कारक की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत मानव निर्मित रसायन आते हैं। मानव निर्मित रसायन का उपयोग हम खेती किसानी में भी करते हैं और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भी करते हैं। ऐसे ही कृत्रिम उत्पादन जैसे कि मर्क्यूरिक एसिड, लवण, लंबी श्रृंखलायुक्त फिनोलिक यौगिक, डीडीटी आदि इनमें शामिल होते हैं। चूंकि यह ऐसे तत्व होते हैं जिनका क्षरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं हो पाता है, और यदि होता भी है तो इनके निम्नीकरण की जो दर होती है बहुत ही धीमी होती है, और यह अधिक समय तक हानिकारक प्रभाव बना के रखते हैं। जैव निम्नीकरण कारक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में बहुत सारा कचरा निकलता है, जैसे कि साग सब्जियों का उपयोग करने से उसके छिलके द्वारा भी बहुत सारा कचरा निकलता है, पेड़ों की पत्तियां गिरने से भी बहुत सारा कचरा निकलता है। तो ये भी क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन इनका हम क्या कर सकते हैं? इनका हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत जल्दी विघटन करके इसे ह्यूमस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह क्या होते हैं? बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं और हमारे लिए आगे चलकर ह्यूमस की मात्रा ह्यूमस में परिवर्तित होकर भूमि के लिए लाभदायक भी होते हैं। इसी तरीके से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे जीव जंतु के द्वारा जो मलमूत्र निकलता है या उनके मर जाने के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। लेकिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका भी विघटन हो जाता है। यह पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न कर प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं, चाहे घरेलू कचरा है, चाहे अवशिष्ट पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, अवांछनीय परिवर्तन करके प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन बहुत जल्दी हो जाता है और जो अजैविक पर्यावरणीय विघटन कारक होते हैं, इनका जो विघटन है या निम्नीकरण है बहुत तीव्र गति से नहीं हो पाता है। तो ये क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। इस प्रकार पर्यावरण विघटनकारी प्रदूषक पदार्थ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य, जनजीवन एवं पारिस्थितिकी पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। अर्थात पर्यावरण का यदि क्षरण होगा तो इससे मानव पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मानव की सुरक्षा और मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ इसका प्रभाव प्रकृति पर और वनस्पति पर भी नकारात्मक रूप से बढ़ता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, नोट के रूप में आप समझ लीजिए कि जैसे कि पर्यावरण के संदर्भ में क्षरण तथा प्रदूषण शब्द को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आपको यदि पर्यावरण क्षरण लिखा जाए या पर्यावरण प्रदूषण लिखा जाए तो आपको एक ही कारक और एक ही कारण लिखने हैं। इसी प्रकार पर्यावरण का क्षरण करने वाले पदार्थों के लिए सामान्यतः प्रदूषक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जहां जहां पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं तो क्षरण की जगह पर प्रदूषक शब्द भी उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर क्षरण लिखा है, हमने प्रदूषण पढ़ा है और सर ने तो क्षरण पढ़ाया था लेकिन यहां पर प्रदूषण आ गया है। क्लियर है, दोनों एक ही शब्द हैं, सामान्यतः एक ही जगह उनका उपयोग होता है। बात कर लेते हैं पर्यावरण क्षरण के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों से पर्यावरण का क्षरण होता है। तो पर्यावरण क्षरण के लिए दो कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक कारण और दूसरे होते हैं मानवीयकृत कारण। अर्थात प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके द्वारा पर्यावरण का जो संगठन होता है, उसके जो घटक होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके गुणों में नकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। और बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उनके द्वारा भी पर्यावरण का ह्रास होता है, पर्यावरण का क्षरण होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मानवीय कारकों की। मानवीय कारकों में जैसे कि भूमि असंतुलन क्या होता है, जिस तरीके से खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव जंतुओं की श्रृंखला बनी हुई है कि यह जीव इस जीव को खाएगा और उन जीवों की संख्या भी निश्चित होती है। यदि किसी जीव की संख्या कम हो जाती है तो उससे पूरी की पूरी श्रृंखला क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा घास फूस को कौन खाती है, टिड्डी खाती है। क्या खाती है, टिड्डी खाती है। उसी तरीके से टिड्डी को कौन खाते हैं, मेंढक खा लेता है। मेंढक को कौन खाता है, सर्प खा लेता है। सर्प को कौन खा लेता है, बाज खा लेता है। तो इसी तरीके से ये श्रृंखला बढ़ती रहती है, अर्थात एक दूसरे को एक दूसरी चीजें खाती रहती हैं। लेकिन यदि इस श्रृंखला में यदि हम एक किसी चीज को हटा दें, यदि इसका पूरा नाश हो जाए तो फिर इससे क्या होगा, टिड्डियों की संख्या बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये टिड्डियां किसका दोहन कर लेंगी, घास का दोहन कर लेंगी। अर्थात प्रकृति में घास बचेगी नहीं, टिड्डियों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब जब मेंढक नहीं बचेंगे तो सांप को खाने के लिए भोजन नहीं बचेगा, तो सांप की प्रजाति भी खत्म होने लगेगी। और जब सांप की प्रजाति खत्म हो जाएगी तो इसके लिए भी भोजन नहीं बचेगा। इस तरीके से जो खाद्य श्रृंखला है वह क्या हो जाती है, परिवर्तित होने लगती है। उसी तरीके से भूमि को संतुलित बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति भी जरूरी होती है, पेड़ पौधों की एक स्थायी अवस्था भी जरूरी होती है। लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को हानिकारक रूप से हानि पहुंचाती हैं। जैसे कि पौधों की बहुत सारी प्रजाति है, जैसे कि यूकेलिप्टस है, गार्लिक मस्टर्ड है, गाजर घास है। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अपना विकास बहुत तीव्र गति से करती हैं और यह जो प्रकृति में वनस्पति होती है उनको क्या करती है, हानिकारक प्रभाव पहुंचाती है। जैसे कि यूकेलिप्टस की बात करते हैं तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का क्या माना जाता है, आतंकवादी माना जाता है, क्योंकि जहां पर यह वृक्ष पाए जाते हैं यह बहुत गहराई से जल को खींच लेते हैं। अर्थात वहां पर भूमिगत जल की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसी तरीके से जो गाजर घास है वह अपनी प्रजाति को इतनी तीव्र गति से बढ़ाने लगती है कि वहां पर जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वह उसका क्या कर देती है, ह्रास कर देती है। तो इन प्रजातियों के विकास से क्या होता है, जो प्रकृति में घास या प्रकृति में वनस्पति होती है उसका जो संतुलन है वो असंतुलित हो जाता है। वैसे ही प्रदूषण,
देखा है कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा वायु, जल, ध्वनि, मृदा आदि प्रकार के प्रदूषण होते हैं और इन्हीं प्रदूषणों के द्वारा पर्यावरण का क्षरण भी होता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के घटकों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? वायु भी आता है, जल भी आता है, ध्वनि भी आती है और मृदा भी आती है। तो इन सभी में जो भी प्रदूषण के लिए जो भी उत्तरदायी कारक होंगे वह किसको प्रदूषित करेंगे? पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, पर्यावरण का क्षरण करेंगे। उसी तरीके से जनसंख्या क्या करती है? जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो इसके बहुत सारे कारक होते हैं। सबसे पहले तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए। क्या चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो क्या करेंगे? अपने घरों का निर्माण करेंगे और घरों के निर्माण के लिए उन्हें भूमि चाहिए होगी। भूमि वह कहां से प्राप्त करेंगे? वनों से प्राप्त करेंगे। तो जो वृक्ष हैं उनको काटकर वह यहां पर क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। अर्थात जैसे जैसे आपके घर बनने लगेंगे, जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो वन उन्मूलन होने लगेगा। वन उन्मूलन होगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। दूसरी समस्या जनसंख्या बढ़ने से क्या आएगी? खाद्यान्न की समस्या आएगी। किसकी आएगी? खाद्यान्न की समस्या आएगी। जब जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी तो खाद्यान्न की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब खाद्यान्न अधिक से अधिक उत्पादन हो, चूंकि भूमि तो फिक्स है, लेकिन अब हमें खाद्यान्न का अधिक उत्पादन करना है तो दो तरीके से होगा। या तो हम भूमि की मात्रा बढ़ाएंगे, तो भूमि की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसके लिए भी हमें वृक्षों को काटना पड़ेगा, वनों को काटना पड़ेगा, तो वनों की संख्या कम होगी, वन उन्मूलन होगा। या फिर हम रासायनिक पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। तो यदि हम रासायनिक पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? मृदा क्षरण होगा। धीरे धीरे जो उपजाऊ मृदा है उसके गुणों में कमी आने लगेगी और वह बंजर मृदा की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो यह समस्या भी आती है। साथ ही साथ जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक हमें उद्योग, क्योंकि इनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराना होगा, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक उद्योगों का निर्माण करना होगा। इनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करनी होगी। और जब उद्योगों की स्थापना होगी तो उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें, विषैले पदार्थ, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा देंगे। जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी तो रस्तों पर भी उतरेगी, रस्तों पर उतरेगी तो बहुत सारे वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी और जब वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो बहुत सारी प्रदूषणकारी गैसें, जिसमें लेड की मात्रा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें, यह पर्यावरण में फैलेंगी और पर्यावरण में फैलने से अम्लीय वर्षा जैसी समस्या या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्लियर हुआ जनसंख्या कैसे कैसे प्रभावित करती है। अत्यधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अनियंत्रित कर देती है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या से ही निर्वनीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो जो जनसंख्या बढ़ती है वह निर्वनीकरण के लिए उत्तरदायी होती है और निर्वनीकरण से बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। अगला है भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे उत्पादों का उपयोग होता है और उपयोग होने के कारण बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जैसे कि घरों से निकलने वाला कचरा होता है, ठीक है, अस्पतालों से निकलने वाला कचरा होता है, उद्योगों से निकलने वाला कचरा होता है। तो ये जो अपशिष्ट होता है, जो कचरा होता है, इसका निदान सही तरीके से ना हो पाने के कारण इनसे बहुत सारी अधिक मात्रा में मृदा प्रदूषण भी होता है, साथ ही साथ वायु और जल का प्रदूषण भी होता है। इसके साथ ही व्यापारिक स्थल पर खनन करना, लट्ठे काटना, मवेशियों को चराना, ये भी क्या करते हैं? पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आप लट्ठे काटेंगे, बहुत अधिक खनन करेंगे तो खनन करने से जो मृदा की पकड़ होती है बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। मवेशियों को अधिक से अधिक चराने से भी मृदा की जो संगठनकारी क्षमता होती है वह कम हो जाती है, जिस कारण से भूस्खलन की समस्या बढ़ती है, भूमि का क्षरण होने लगता है और भूमि के क्षरण से ही पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ही, जिसे हम वन उन्मूलन भी कहा जाता है। निर्वनीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, जो विश्व के समक्ष एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। जैसे जैसे हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जन्म ले रही है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होने से अर्थात वायुमंडल तापन होने से जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है उसके पिघलने की समस्या उत्पन्न हो रही है। उसके पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जो समुद्र के किनारे बहुत सारे द्वीपीय देश हैं उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ
इससे जो समुद्र का है जल स्तर है उसका तापमान भी बढ़ रहा है और इससे प्लैंकटन जो वहां पर जन्म लेती हैं उनके अस्तित्व पर भी इसकी समस्या मंडरा रही है, अर्थात उसके जीवन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्लियर है, एक समस्या से बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। इसके बाद प्राकृतिक कारण है, तो मानवीकृत कारण आपने देख लिया। मानवीकृत कारणों को सरल शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या से ही आप सारे कारण निकाल सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जनसंख्या के लिए रहने के लिए आपको जगह चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, वनों की कटाई करोगे। क्या करोगे, वनों की कटाई होगी, अर्थात वनोन्मूलन होगा। जब आप वनोन्मूलन करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जन्म लेगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, खाद्यान्न, इनके लिए जनसंख्या के लिए खाद्यान्न चाहिए होगा, तो इसके लिए आप रासायनिक तत्वों का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे। तो तीसरा कारण क्या हो जाएगा, रासायनिक तत्वों का अधिक से अधिक उपयोग होना। फिर क्या होगा, जनसंख्या के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी, तो बहुत सारी चीजों से अपशिष्ट भी उत्पन्न होंगे, तो उन अपशिष्टों का निदान भी अगली समस्या हो जाएगी। फिर इसके साथ ही साथ और क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी पर्यावरण के लिए, तो हमने देखा हुआ है कि भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण, वनों की कटाई, और वनों की कटाई के साथ क्या हो जाएगा, प्रदूषण, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उससे बहुत सारे प्रदूषण भी होंगे। क्लियर हुआ, बहुत सारे प्रदूषण कैसे होंगे, जैसे कि उद्योगों की स्थापना होगी, उद्योगों की स्थापना से वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा। तो ठीक है, ये सभी कारण किसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, पर्यावरण क्षरण के लिए। अब बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक कारण की, कि आखिर प्राकृतिक कारक पर्यावरण क्षरण के लिए किस तरीके से उत्तरदायी है। तो देखिए, वायुमंडल या पर्यावरण की बात करते हैं या प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो आकस्मिक होती हैं, जैसे कि हिमस्खलन होता है, भूकंप आता है, ज्वार भाटा आता है, तूफान आता है, जंगल की आग है। इनके द्वारा भी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, और इन्हीं घटकों के कारण और इन्हीं प्रदूषण के कारण पर्यावरण को क्षरण भी होता है। हिमस्खलन के द्वारा आप देखिएगा कि बहुत सारी मृदा ऊपर से नीचे आ जाती है, जिसके कारण वहां की जो वनस्पति है वह दब जाती है या पेड़ पौधे टूट जाते हैं। भूकंप के द्वारा भी क्या होता है, बहुत सारे जंगल जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ी इमारतें जो होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हो जाती हैं। ज्वार भाटा के द्वारा भी जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर नुकसान पहुंचता है। इसी तरह जंगल की आग के द्वारा भी, जंगल में जब अचानक आग लग जाती है तो उससे भी बहुत अधिक मात्रा में वनोन्मूलन होता है, वनों का ह्रास होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी होता है। क्लियर हुआ, तो ये प्राकृतिक कारण होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक कारक होते हैं या प्राकृतिक कारण जो होते हैं वह एक धीमी गति से पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, ठीक है, दीर्घ समय तक तो करते हैं लेकिन एक धीमी गति से करते हैं, और यह क्षरण तो चलता रहता है। लेकिन मानव के क्रियाकलापों के द्वारा जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है वह अत्यधिक हानिकारक है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्राप्त हो, उसको मालूम हो, लोगों को ज्ञात हो कि पर्यावरण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि पर्यावरण का ह्रास होगा, क्षरण होगा, तो वह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, उसके हानिकारक के साथ साथ मानव स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। तो क्लियर हुआ कि पर्यावरण क्षरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं और किस तरीके से यह कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण क्षरण के प्रभाव, कि पर्यावरण क्षरण से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन पर, वनस्पति पर या जीव जंतुओं पर। तो देखिए, मानव ने बहुत सारे कार्य किए हैं जिनके कारण पर्यावरण क्षरण हो रहा है। जैसे कि नदियों का एक मार्ग होता है जहां पर नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन मानव ने उसमें हस्तक्षेप किया है, इसकी दिशा को बदलने का कार्य किया है। लोगों ने अपनी हिसाब से नदियों के मार्ग को बदलने का प्रयास किया है, जिसके कारण बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है। उत्तराखंड की बाढ़ आपने देखी होगी, उसमें क्या था, जो अलकनंदा नदी थी उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया था, और जैसे ही बारिश बहुत ज्यादा हुई तो उसने अपना पुराना मार्ग धारण कर लिया। उस पुराने मार्ग में बहुत सारे लोग बस गए थे, घर बन गए थे, तो इस कारण से जान माल की अधिक से अधिक हानि हुई थी। साथ ही साथ सागरीय जल को प्रदूषित कर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जैसे युद्ध परीक्षण है, युद्ध जो आपके उपकरण होते हैं उनका परीक्षण हम कहां करते हैं, समुद्रों में करते हैं। साथ ही साथ हम तेलों का आयात निर्यात भी समुद्री जहाजों के द्वारा करते हैं। तो इसके द्वारा यदि उनमें रिसाव हो जाता है, अधिप्लवन की समस्या आ जाती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, सागरीय जल में प्रदूषण बढ़ता है।
वायुमंडल में गैसों का उत्सर्जन करके हमने बहुत सारी मात्रा में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, इसका क्या किया है, उत्सर्जन किया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। साथ ही साथ हमने अपने निवास के लिए वनों का उन्मूलन किया है, अर्थात निर्वनीकरण किया है, वनों को काटने का काम किया है, और मृदा में रासायनिक तत्वों को भी डाला है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो इनके कारण पर्यावरण का क्षरण हुआ है। जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि पर्यावरण क्षरण के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक था, हमारे किन किन क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण क्षरण हो रहा था। तो उनके द्वारा क्या हो रहा है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है। तो जब पर्यावरण में क्षरण होगी, पर्यावरण के घटकों की गुणवत्ता में कमी होगी, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अब उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और एक सीमित क्षेत्र पर उसका प्रभाव ना पड़कर समग्र रूप में उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव, जीव जंतु, वनस्पति के साथ साथ पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो चलिए हम इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। पर्यावरण क्षरण से क्या हो रहा है, वैश्विक तापमान, विश्व तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति ने वनों का उन्मूलन किया, वनों को अंधाधुंध काटा, तो वन क्या करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन को उपलब्ध कराते हैं और वहां की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन में उपयोग कर लेते हैं। मानव क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वनों को काट रहे हैं, जैसे जैसे हम अधिक से अधिक वाहनों को चला रहे हैं, जैसे जैसे हम उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके द्वारा बहुत सारी ऐसी हानिकारक गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि मीथेन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो इनके द्वारा क्या हो रहा है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब वायुमंडल के तापमान में वृद्धि से आखिर हानिकारक प्रभाव क्या हुए, हानिकारक प्रभाव यह हो रहा है कि इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन मतलब जैसे कि जो ऋतु होती हैं, जिसमें वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इन ऋतुओं में एक फिक्स चीजें होती हैं कि वर्षा ऋतु में वर्षा होगी, शीत ऋतु में ठंड पड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ेगी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के द्वारा जब वर्षा होना चाहिए तब वर्षा नहीं होती, जब ठंड पड़ना चाहिए तब ठंड नहीं पड़ती, और जब गर्मी पड़ना चाहिए तब गर्मी नहीं पड़ती। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से फसलों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ मानव के स्वास्थ्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे बहुत सारी बीमारियां ऐसी जन्म ले रही हैं जो पर्यावरण के संतुलन में न चलने के कारण उत्पन्न होती हैं। आप देखते हैं जैसे ही गर्मी से ठंडी आती है तो सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं, बुखार जैसी समस्याएं या फिर आपको हैजा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न हो रही है पर्यावरण क्षरण से। और पर्यावरण क्षरण से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे ध्रुवों की जो बर्फ है वो भी पिघल रही है, और बर्फों के पिघलने से समुद्री स्तर बढ़ रहा है, और समुद्री स्तर बढ़ने के कारण जो द्वीपीय देश हैं उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। उसी तरीके से अधिक उद्योगों की स्थापना करने से, बहुत अधिक वाहनों के संचालन से भी अम्लीय वर्षा जन्म ले रही है, अर्थात तेजाबी वर्षा हो रही है। अर्थात जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि SO2 होता है, SO3 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं, ये ऐसी गैसें होती हैं जो थोड़ी सी हल्की होती हैं और हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं, और जैसे ही बरसात का जल ऊपर से नीचे आता है तो वह वर्षा के जल में यह मिलकर नीचे आने लगती हैं और एसिड के रूप में बरसने लगती हैं, जिससे मानव पर, जीव जंतुओं पर और जो हमारी विश्व धरोहर स्थल है इस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तेजाबी वर्षा कहा जाता है। व्यक्ति अपनी सुविधाओं के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहा है, ऐसे बहुत सारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है जिनसे बहुत सारी विषैली गैसें जैसे कि क्लोरीन निकलती है, ब्रोमाइड निकलती है, CFC निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो ये गैसें क्या करती हैं, ओजोन परत जो आपकी एक सुरक्षा, पर्यावरण में एक सुरक्षा कंबल की तरह कार्य कर रहा है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंचने देता, उसको अवशोषित कर लेती है। तो इस जो परत है, ओजोन परत, इन कारकों के द्वारा उसमें भी छिद्र होने लगा है। इसकी जो सघनता, इसकी जो मोटाई है वह धीरे धीरे कम होने लगी है, और कम होने से जो अब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वह पृथ्वी तक सीधे पहुंच रही हैं, और इससे भी मानव को त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मरुस्थलीकरण में वृद्धि, व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या कर रहा है, बहुत अधिक रासायनिक तत्वों का उपयोग कर रहा है, बहुत अधिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है। तो इनका उपयोग करने से मृदा में उत्पादकता अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, लेकिन मृदा के जो गुण हैं, मृदा की जो उर्वरता है उसमें कमी करने लगती है, और यह मृदा धीरे धीरे बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित
होने लगती है। मृदा में जो गुणात्मक हैं वह नकारात्मक रूप से उसके गुण परिवर्तित होने लगते हैं और यह मृदा क्या हो रही है, धीरे धीरे कठोर रूप में परिवर्तित होती जा रही है। जैव विविधता पर संकट गहरा रहा है। अब क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने विकास के लिए वनों का वनोन्मूलन कर रहा है, जिससे वनों में निवास करने वाली बहुत सारी जैव विविधता या जीव जंतुओं की में कमी आने लगी है। कुछ जीव जंतु तो ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व को खो ही चुके हैं और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जैव विविधता पर संकट गहरा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे पर्यावरण क्षरण हो रहा है, वायुमंडल जो वायु है, गैसें हैं, इनकी सघनता में परिवर्तन हो रहा है, मृदा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में क्या क्या आता है, भूस्खलन आता है, भूस्खलन के साथ साथ क्या आता है, बाढ़ आता है, सूखा आती है, और क्या क्या आता है, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। इनके आने के पीछे कारण क्या है, मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। देखिए, जैसे कि एक मृदा होती है, भूमि की एक परत होती है जिसमें बहुत सारे तत्व विद्यमान होते हैं और वह इस मृदा को बांध के रखते हैं। जैसे कि यहां पर वृक्ष होते हैं, घास होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मृदा के कणों को बांध कर रखते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो इसकी उत्पादकता को बना के रखते हैं। जब हम वनों का उन्मूलन करते हैं, वनों को काट देते हैं और इसमें बहुत सारे रासायनिक तत्वों को डालते जाते हैं, तो इसमें जो बांधने की क्षमता होती है मृदा को, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जिस कारण से मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। मृदा कण ढीले पड़ जाते हैं और इससे भूस्खलन की समस्या सामने आती है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग वही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और उससे क्या होता है, जब वर्षा होनी है तब वर्षा नहीं होती, जब ठंड पड़नी होती तब ठंड नहीं पड़ती। किसी स्थान पर अधिक वर्षा होती है तो किसी स्थान पर कम वर्षा होती है। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर सूखा जैसी आपदा उत्पन्न हो जाती है और जहां पर अधिक मूसलाधार वर्षा हो जाती है वहां पर बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरीके से अत्यधिक खनन करने से भूमि की जो परत होती है वह कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वहां पर भूकंप जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो आपको समझ में आया है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो किस तरीके से उनमें वृद्धि हो रही है। मानव के द्वारा पर्यावरण के क्षरण करने से इन प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हो रही है और विभिन्न विभिन्न आपदाएं बहुत शीघ्र अतिशीघ्र उत्पन्न होने लगी हैं। जल भराव की समस्या जन्म ले रही है। व्यक्ति क्या कर रहा है कि प्रकृति का दोहन अति मात्रा में कर रहा है। जैसे कि बांधों का निर्माण करके जल को रोक लेता है। जल को रोक लेने के कारण अब हम क्या करते हैं, उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहते हैं। जैसे कि हम नहरें बनाकर जहां पर पानी की कमी है वहां पर पानी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जहां पर बांधों का निर्माण किया जाता है वहां पर जल बहुत अधिक भर जाता है और वहां के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर पानी इतना अधिक मात्रा में हो जाता है कि वहां पर कृषि करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। जल भराव की समस्याओं पर उत्पन्न होने लगती है। बीमारियों में वृद्धि होने लगी है। बीमारियों में वृद्धि कैसे होती है पर्यावरण क्षरण से? क्योंकि पर्यावरण के बहुत सारे घटक होते हैं, आप सभी को पता है, और उन घटक का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि खाद्यान्न के लिए हम मृदा का उपयोग करते हैं, सांस लेने के लिए हम वायु का उपयोग करते हैं, पीने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। लेकिन जब इन्हीं घटकों की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, मृदु जल से वह कठोर जल में परिवर्तित होने लगता है, तो उससे हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। वायु में यदि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे श्वास संबंधी आपको समस्याएं होने लगती हैं। मृदा में यदि रासायनिक तत्वों की मात्रा अधिक डाल दी जाती है तो उससे भी कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो इससे क्या हो रही है, बहुत नवीन नवीन बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, बीमारियों में वृद्धि हो रही है। वनों का ह्रास हो रहा है पर्यावरण क्षरण से। जैसे कि प्राकृतिक कारण में वनों में आग लग जाना। अब वो आग क्यों लग रही है, तो वह सूखे की समस्या के कारण लग रही है। तो उससे क्या हो रहा है, वनों का ह्रास भी हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। चूंकि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह एक स्थायी परितंत्र होता है, मतलब परिवर्तित तो होता रहता है लेकिन उसमें चीजें स्थापित रहती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका अत्यधिक दोहन करने के कारण जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। किन्हीं जीवों के अस्तित्व पर संकट उभरता जा रहा है। कोई वनस्पति लुप्त हो चुकी है तो इसके कारण क्या हो रहा है, वनस्पतिक तंत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तो क्लियर हुआ कि क्या क्या प्रभाव पर्यावरण क्षरण के पड़ते हैं इंसानों पर, जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर और पर्यावरण पर।
पर्यावरण क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई समस्या मानव अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अतः मानव अस्तित्व को बनाए रखने एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने हेतु इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। इंसान को समझने की जरूरत है कि जो पर्यावरण है, जब तक वो है तब तक मानव का अस्तित्व है। यदि मानव स्वयं को सर्वसर्वा समझने लगेगा, प्रकृति का दोहन अपने मनमाने तरीके से करने लगेगा, तो उसका हानिकारक स्वरूप उसे देखने को बहुत अतिशीघ्र मिलेगा। और वो देख भी रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कोरोना वायरस, वो भी क्या है, एक आपदा ही है, जिसके कारण लोगों को, बहुत अधिक लोगों को जान माल की हानि हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी बहुत सारी गंभीर आपदाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके कारण मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए आपके सिलेबस में एक चीज और जोड़ी गई है जिसे कहा जाता है पर्यावरणीय शिक्षा। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन्हीं चीजों को समझाने के लिए, इन्हीं चीजों को समझने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता पड़ी है। चलिए अब समझ लेते हैं पर्यावरणीय क्षरण की समस्या के निदान के लिए उपाय, कि पर्यावरणीय समस्या जो उत्पन्न हो रही है उसके निदान के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए। तो सरल से शब्दों में तो जो जो समस्या के कारण हैं, यदि उन्हीं का हम निदान कर लें तो वही उपाय होते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो हमने देखा है सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या का बढ़ना। तो जो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, हमें जनसंख्या के बढ़ते हुए रूप को कम करना चाहिए। जब बढ़ता हुआ रूप कम हो जाएगा तो उससे जो नगरीकरण में वृद्धि हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, नगरीकरण और औद्योगिकरण पर नियोजित विस्तार करना होगा, अर्थात अंधाधुंध विस्तार ना कर कर इसका नियोजित विस्तार करना होगा। जैसे हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था की ओर हमें अग्रसर होना होगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो जाएगी तो इससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। वन उन्मूलन का हल हो जाएगा। वन उन्मूलन के साथ साथ जो कि प्रदूषणकारी तत्वों का उत्पादन हो रहा है, अपशिष्टों का उत्पादन हो रहा है, वो इनमें जो वृद्धि हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण दोहन किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता है। वह इसे प्रकृति की देन न समझकर उस पर अपना अधिकार समझता है। इस कारण से क्या होता है, पर्यावरण क्षरण में वृद्धि होती है। यदि हम प्राकृतिक जो संसाधन है उसका वैज्ञानिक तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से उसका क्या करें, दोहन करें, अर्थात हम सतत विकास की अवधारणा का पालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, तो इससे भी पर्यावरण क्षरण में कमी आएगी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या होता है, प्राकृतिक जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें जीवाश्म ऊर्जा स्रोत हैं, इसका उपयोग करने से बहुत सारी हानियां होती हैं। जैसे कि एक तो इनके भंडारण सीमित होते हैं। यदि हम इनका भंडारण, इनका दोहन यदि हम अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो इनके भंडारण बहुत अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इनका उपयोग करने से, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनका उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, क्योंकि इनसे विषैली गैसों का उत्पादन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे संसाधनों की खोज करनी चाहिए जिनके भंडारण भी बहुत अधिक हो, साथ ही साथ उनके उपयोग करने से पर्यावरण को प्रदूषण भी ना पहुंचे। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं, ऐसे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। हमें ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, इनकी मात्रा को बढ़ावा देना चाहिए। वन विनाश पर सख्ती से रोक लगाई जाए, अर्थात जिस तरीके से वृक्षों को काटा जा रहा है उस तरीके से यदि वृक्षों को काटा गया तो बहुत अतिशीघ्र सारे वनों का विनाश हो जाएगा। तो हमें इस वन उन्मूलन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है, वृक्षों को काटता है, तो उनको कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वह अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं। वनों के विनाश पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून व जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वचालित वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाले धुएं को कम करने हेतु तकनीकी उपायों को अपनाया जाना चाहिए। अब इसमें तकनीकी उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि जो स्वचालित वाहन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में चलने के कारण इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, साथ ही साथ इसके धुएं में शीशे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यदि आप जैव ईंधन का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए कि जीवाश्म ईंधन अलग होता है और जैव ईंधन अलग
होता है। यदि आप जैव ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि जट्रोपा रतनजोत के द्वारा जो ईंधन उत्पन्न होता है, तो उससे पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता। साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो तेल होते हैं, इनके द्वारा जो संचालित वाहन होते हैं, उनकी अपेक्षा यदि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाए तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण को कम किया जा सकता है और उससे निकलने वाले धुएं को भी कम किया जा सकता है। उद्योगों में क्या कर सकते हैं हम? उद्योगों को सबसे पहले तो नगरों से दूर लगाया जाए, इनकी चिमनियों को ऊपर किया जाए और साथ ही साथ इनमें भी इस तरीके की तकनीक का उपयोग किया जाए कि इससे भी निकलने वाला जो धुआं है वह कम से कम हो। और क्या कर सकते हैं? प्रदूषण जल को सेडिमेंटेशन, डाइल्यूशन और ऑक्सीडेशन विधियों द्वारा उपचारित किया जाना चाहिए। जो प्रदूषित जल है उसको शुद्ध करने के लिए बहुत सारी विधि हैं, उन विधियों का उपयोग करके उसे हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी क्या किया जाता है? ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए या तो उन्हें दफना दिया जाता है या जल में मिला दिया जाता है। दफनाने से मृदा प्रदूषण होता है और जल में मिला देने से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। और यदि उसे जला दिया जाता है तो जलाने से वायु प्रदूषण होता है। तो इन प्रदूषण से बचने के लिए जो ठोस अपशिष्ट हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? उचित प्रबंधन करना चाहिए। या तो उसे हमें रिसाइकिल कर लेना चाहिए, पुनः उपयोग में ले आना चाहिए, या फिर उनसे जो विषैलेकारी तत्व हैं उनको हटाकर उनका उपचार कर देना चाहिए। तो इस तरीके से जो 3R तकनीक है उसे हमें अपनाना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाना चाहिए, अर्थात पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। सामूहिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए, अर्थात लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके सिलेबस में पर्यावरण से संबंधित सिलेबस को समाहित किया जाना चाहिए ताकि वह पर्यावरण को समझ सकें, पर्यावरण की महत्वता को आंक सकें कि पर्यावरण उनके लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है और उनके किन क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, और पर्यावरण को यदि नुकसान पहुंचता है तो उसका प्रभाव मानव पर किस किस प्रभाव से पड़ता है। क्योंकि सभी को पता है कि मानव बहुत ही स्वार्थी इंसान है। यदि उसको पता चल जाएगा कि इस कारण से यदि किसी को नुकसान पहुंचाने से मुझे भी नुकसान पहुंचेगा तो वह उस चीज को करना क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यदि हम उनको बता देंगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से सिर्फ पर्यावरण को हानि नहीं होती, उससे इंसानों को भी हानि होती है, तो उसके कारण से भी पर्यावरण क्षरण कम हो जाएगा। लोगों को रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जो पर्यावरण की क्षति ना हो। अभी क्या करते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर या जंगली स्तर पर जो लोग रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, उन्हें रोजगार की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? जंगलों से लकड़ियों को काटकर लाकर बेचते हैं। तो इससे क्या होता है? वन उन्मूलन भी होता है, साथ ही साथ पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है। तो उन्हें एक व्यवस्थित रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वन उन्मूलन को होने से रोका जा सके। कृषि कार्यों में वैज्ञानिक तकनीकों व नवीन तकनीकों का समावेशन करके मुख्यतः जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जब से हरित क्रांति आई है तो अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए लोग रासायनिक तत्वों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। इससे क्या होता है? फसलों पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। जब उन फसलों के द्वारा जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसको जब हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ बहुत अधिक रासायनिक तत्वों के डालने से मृदा की गुणवत्ता में भी कमी आने लगती है और वह बंजर मृदा की ओर आगे अग्रसर होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक खेती को अपनाना चाहिए। जब हम जैविक खेती को अपनाते हैं तो जो जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा जो अपशिष्ट मलमूत्र होता है उसका भी निष्कर्षण हो जाता है, उसके द्वारा खाद उत्पन्न होता है और खाद के द्वारा पोषक तत्व युक्त फसलें हमें या खाद्यान्न हमें उत्पन्न होने लगता है। पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए। पर्यावरण अनुसंधान व पर्यावरण सम्मत तकनीकी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, अर्थात पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पर्यावरण की इस तरीके से तकनीकों का उपयोग किया जाए कि वह पर्यावरण के अनुकूल हो, अर्थात पर्यावरणीय सम्मत तकनीकों के विकास पर हमें जोर देना चाहिए। पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों का भी हमें पालन करना चाहिए। साथ ही साथ
पर्यावरण संरक्षण के प्रति सार्वजनिक जन जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को कम किया जा सकता है, किस तरीके से हम पर्यावरण को और अच्छा बना सकते हैं और वह अपने लिए और पर्यावरण दोनों के लिए ही लाभकारी हो सकता है। तो क्लियर हुआ क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण को रोकने हेतु भारत ने क्या क्या प्रयास किए गए हैं, अर्थात भारत में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए या पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो इसके लिए पर्यावरणीय अदालतों का निर्माण किया गया है। पहले हम शॉर्ट में इनको समझ लेते हैं, फिर डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय अदालतें क्या होती हैं? चूंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जा सके, पर्यावरण का क्षरण कम से कम हो, इसकी सुनवाई बहुत अतिशीघ्र की जा सके, इसके लिए पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना भारत में की गई है। पर्यावरणीय हितैषी उत्पाद को प्रोत्साहित किया गया है। इसके प्रोत्साहन के लिए उनके लिए क्या किया गया है? इको मार्क जैसे कई अवार्ड दिए गए, कई चिन्ह प्रदान किए गए हैं। जैसे जो पर्यावरण हितैषी चीजें होती हैं उनके लिए अलग से एक चिन्ह दे दिया जाता है कि ये उत्पाद पर्यावरण हितैषी हैं और ये उत्पाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो हितैषी होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। पेट्रोल को शीशा मुक्त करना, क्योंकि हमने देखा है कि पेट्रोल के जलने से शीशा का उत्पादन ज्यादा होता है, और शीशा किस पर प्रभाव डालता है? दिमाग पर प्रभाव डालता है, लोगों को मंदबुद्धि करता है। तो जैसे जैसे वाहन बढ़ते जा रहे हैं रस्तों पर, उस तरीके से पर्यावरण में शीशे का उत्पादन भी ज्यादा होता जा रहा है, वायुमंडल में शीशे का मिश्रण बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो इस पेट्रोल में इस तरीके की तकनीकी अपनाई गई है ताकि पेट्रोल के दहन से शीशा ज्यादा से ज्यादा ना निकले। हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिन कीटनाशकों के द्वारा या जिन कीटनाशकों का उपयोग करने से पशु पक्षी और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर भी क्या लगाया गया है? भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद की स्थापना की गई है, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा मलबे के रूप में निकलता है, चाहे घरों से निकलने वाला हो, चाहे उद्योगों से निकलने वाला हो। तो इसका सही तरीके से निस्तारण करने के लिए राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद की स्थापना की गई है। साथ ही साथ मोटर वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे BS मॉडल होते हैं, BS6 मॉडल, BS4 मॉडल, उसके आधार पर भी वाहनों की एक श्रेणी निर्धारित की गई है। समुद्र तट के निकट होटल पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि जो समुद्र तट के निकट होटलें होती हैं वह यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाती हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का निर्माण किया गया है और सौर ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध किया गया है, क्योंकि धूम्रपान से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो भारत में इस तरीके के प्रयास किए गए हैं ताकि पर्यावरण क्षरण को कम किया जा सके। इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जो मैंने समझाया वही है, या तो यह 5 नंबर में आएगा या 11 नंबर में आएगा अधिक से अधिक। यदि 11 नंबर में आता है तो इसमें आपको इनको थोड़ा सा डिटेल कर देना है। चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे पर्यावरणीय अदालतें, पर्यावरणीय अदालतों का निर्माण क्यों किया गया है? पर्यावरण क्षरण संबंधी मामलों के निराकरण हेतु। साथ ही साथ 2010 में राष्ट्रीय अधिकरण का गठन किया गया, और इसी प्रकार पर्यावरण को जो प्रदूषण करने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए, इसके लिए पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना की गई है। पर्यावरणीय हितैषी उत्पाद, सरकार बाजार में बिकने वाले उत्पादों के लिए सख्त नियम लागू कर रही है, और इन मानकों पर खरा उतरने वाले उत्पादों को उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जैसे इको मार्क दिया जाता है, ISI मार्क दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये पर्यावरण हितैषी उत्पाद के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्र होते हैं, और उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। पेट्रोल को शीशा मुक्त करना, तो क्या होता है? तेल शोधक कारखानों को शीशा मुक्त पेट्रोल बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो भी पेट्रोल उत्पाद निर्माण करते हैं वह शीशा मुक्त पेट्रोल का उत्पादन करें। भारत में पेट्रोलियम शीशा या लेड की मात्रा अधिकता होने से मोटर गाड़ियों के मध्य में अधिकांश प्रदूषण फैल रहा है। अर्थात माध्यम से जो मोटर गाड़ियां चल रही हैं उनके माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लेड वायुमंडल में फैल रही है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? जो तेल शोधक कारखाने होते हैं उन्हें शीशा मुक्त पेट्रोल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जैसे विभिन्न रासायनिक जो कीटनाशक हैं, जिनमें जैसे कि DDT, BSC, एड्रिलिन और मेलाथियन, इनको बाजारों से हटा दिया गया है, क्योंकि इनके उपयोग करने से क्या हो रहा था? जो जीव जंतु हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? 40 मिलियन टन जो फ्लाई ऐश है,
इसका निर्माण होने के कारण बहुत सारे पहाड़ों का निर्माण हो गया था, अर्थात जो थर्मल प्लांट हैं इनसे निकलने वाले बहुत सारे अपशिष्ट से पहाड़ों का निर्माण हो गया था। तो इनसे क्या किया गया है, इनका उपयोग ईंट बनाने में किया जाने लगा। किसमें बनाने, इसका ऊर्जा के रूप में ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जाने लगा। ऐसे ही शहरों से जो कूड़ा करकट निकलता है, जो मलबा निकलता है, जो अपशिष्ट निकलता है, उसको ऊर्जा और सीवर के मल को उर्वरक में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। अर्थात शहरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा को, जैसे आपने देखा होगा, गीला कचरा और सूखा कचरा के रूप में ले जाया जाता है। जो गीला कचरा होता है उसका उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाता है। उसी तरीके से जो सीवर होता है उससे उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो कूड़ा कचरा हो रहा है उसका प्रबंधन करने की नीतियां अपनाई जा रही हैं। मोटर वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण फैलने के विरुद्ध प्रदूषण विरोधी अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। निश्चित मापदंडों का पालन न करने वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। समुद्र तटों के निकट होटलों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है जो कानून की अनदेखी करते हैं और समुद्र तट पर का अतिक्रमण करते हैं या यहां पर प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रयोग एवं कूड़ा प्रबंधन के लिए नीति बनाएगा। अर्थात राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के द्वारा राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाने का प्रावधान रखा गया है, जो क्या कार्य करेगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रयोग एवं कूड़ा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाएगा। सौर ऊर्जा आयोग, सौर ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई है। ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषण फैलने का मुख्य कारक है, इसलिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकृत ऊर्जा निर्माण की योजना बनाई गई है। क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता लोगों को ज्यादा होती है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए ताकि जो जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग कम से कम हो, जैसे कोयले का उत्पादन, कोयले का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कम से कम हो, उसके लिए सौर ऊर्जा नीति अपनाई गई है, जिससे जो ग्रामीण स्तर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर जो सोलर पैनल होते हैं इनकी स्थापना करके या इन्हें उपलब्ध करा के ग्रामीण स्तर पर ही ऊर्जा की व्यवस्था की जा सके, इसकी योजना बनाई गई है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का कार्य किया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर जो बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, इनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। पर्यावरण में संबंधित समस्याएं और चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं और चुनौतियां क्या क्या हैं, ये टॉपिक में आपके अलग से दिया गया है। तो वही सब चीजें जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं का सम्मिश्रण रूप है। समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। तो आज पर्यावरण से ही हर व्यक्ति, जीव जंतु एवं वनस्पति को जीवन मिल रहा है। आपको पता है कि हम पर्यावरण के अंदर निवास करते हैं, वनस्पतियां पर्यावरण के अंदर आती हैं, जीव जंतु पर्यावरण के अंदर आते हैं, और यदि इनको अपना समग्र विकास करना है, अपने जीवन को पूर्ण तरीके से जीना है, तो उन्हें पर्यावरण को लेकर चलना होगा और पर्यावरण ही उन्हें जीवन प्रदान करता है। यदि पर्यावरण का ह्रास हो जाएगा तो इनके जीवन का भी ह्रास हो जाएगा। परंतु पर्यावरण की स्थिति ऐसी हो गई है, और क्यों हो गई है, मानव के द्वारा अति दोहन के कारण हो गई है कि इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, अम्ल वर्षा की समस्या, ओजोन क्षरण की समस्या। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इससे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ जीव जंतु, वनस्पति, जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज पर्यावरण निम्नलिखित समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनका समाधान एवं निराकरण अति आवश्यक हो गया है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या देख लीजिए, जैसे कि बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण। ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां ही तो हैं। जिस तरीके से हम उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं तो उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसमें वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर वनोन्मूलन, वनोन्मूलन की समस्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या के निवास के लिए जो नगरों का विकास किया जा रहा है, नगरों के विकास, उद्योगों के विकास के लिए वनों का उन्मूलन किया जा रहा है। तो वन उन्मूलन भी बहुत बड़ी समस्या है। वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन, अब जिस तरीके से वन उन्मूलन किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है,
मीथेन की मात्रा बढ़ रही है तो उसके कारण जो वैश्विक ताप है उसमें वृद्धि हो रही है। वैश्विक ताप में वृद्धि होने से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और जलवायु में परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, ध्रुवों की गैस पिघलकर समुद्र स्तर को बढ़ा रही है। समुद्र स्तर को बढ़ाने के साथ साथ अम्ल वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा जैसी समस्याएं भी हमारे सामने आ रही हैं। लुप्त होती प्रजातियां, क्योंकि जैव विविधता पर भी पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण क्षरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंधाधुंध जंगलों का दोहन करने से भी बहुत सारी प्रजातियां क्या होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। अपशिष्ट का प्रबंधन, जिस तरीके से लोग चीजों का उपयोग करते हैं तो उससे बहुत सारा अपशिष्ट निकलकर सामने आता है, चाहे चिकित्सीय अपशिष्ट हो, चाहे ठोस अपशिष्ट हो, चाहे तरल अपशिष्ट हो। तो उसका प्रबंधन करना भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इन चीजों का उपयोग करने के बाद हम क्या करते हैं, इनके द्वारा जो अपशिष्ट बचता है उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम उन्हें जला देते हैं, या दफना देते हैं, या जल में मिला देते हैं। और तीनों ही विधियों के द्वारा या तो जल में मिलाएंगे तो जल प्रदूषण होता है, मृदा में मिलाएंगे तो मृदा प्रदूषण होता है, यदि उनको हम जला देते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। तो इससे भी क्या होता है, पर्यावरण के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। मिट्टी का क्षरण, अधिक से अधिक रासायनिक तत्वों का उपयोग करने से क्या हो रहा है, मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है। मिट्टी में जो कणों के बंध बनाने की क्षमता है वह कमजोर होती जा रही है, मिट्टी ढीली पड़ती जा रही है और धीरे धीरे बंजर भी होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यह भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जिससे जो प्राकृतिक संतुलन है वह बिगड़ता जा रहा है। अत्यधिक दोहन से भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो रही है, भूकंप की समस्या उत्पन्न हो रही है, ज्वालामुखी की समस्या उत्पन्न हो रही है। बढ़ती जनसंख्या भी पर्यावरण क्षरण या पर्यावरण के संबंध बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योगों की स्थापना कर रही है, वह खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक रासायनिक तत्वों का उपयोग कर रही है तथा निवास करने के लिए वनों का उन्मूलन कर रही है। जैव विविधता में कमी, अब जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो यह जंगलों का अतिक्रमण कर रही है। जंगलों का अतिक्रमण करने से जो जैव विविधता है उसमें कमी आ रही है, जो खाद्य श्रृंखला है वह भी प्रभावित हो रही है। समुद्री प्रदूषण, चूंकि हम क्या करते हैं, जो खनिज तेल है, भारत की बात करें तो खनिज तेल है तो वह उसका क्या करता है, आयात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता। और समुद्रों में यदि इनका रिसाव हो जाता है तो उससे समुद्री प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक परीक्षण के लिए जो हमारे बहुत सारे रॉकेट होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है, तो उन्हें भी कहाँ पर किया जाता है, समुद्र के किनारे किया जाता है। और उनके अपशिष्ट मलबे के द्वारा भी, या बहुत सारे हम बमों का परीक्षण करते हैं तो उनका भी परीक्षण हम समुद्र में करते हैं। इससे पर्यावरण जो समुद्र है वह प्रदूषित हो रहा है। ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना, जिस तरीके से हम विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं तो उसके लिए हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, बहुत सारे एसी का उपयोग करते हैं, तो इनका उपयोग करने से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन होने से यह ओजोन क्षरण के लिए हानिकारक होती है, अर्थात जो ओजोन परत होती है इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। और ओजोन क्षरण होने के कारण जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वह मनुष्य तक सीधे पहुंच रही हैं, बहुत सारी आपदाओं में भी वृद्धि हो रही है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां हैं, क्योंकि इनका हमें सामना करना पड़ता है पर्यावरण क्षरण के कारण। क्लियर हुआ? चलिए अब इन्हीं को थोड़ा मैंने डिटेल में आगे आपको बता दिया है कि यदि यही डिटेल में आ जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, डिटेल में मैं यहाँ पे बता चुका हूं। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या हो रहा है, यह सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। विकास की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा एवं वायु, जल, मृदा आदि के प्रदूषित होने के कारण जन सामान्य, जीव जंतु, वनस्पति पर इसका क्या हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याएं जन्म ले रही हैं, बहुत सारे रोग जन्म ले रहे हैं। वन उन्मूलन के द्वारा क्या हो रहा है, विकास प्रक्रियाओं, जलाऊ एवं इमरती लकड़ी की पूर्ति, चारागाह एवं कृषि हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई के द्वारा क्या हो रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है। और वन उन्मूलन होने से पर्यावरण, जलवायु में काफी हद तक बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वृक्ष कटते जाएंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी, जलवायु परिवर्तन होने लगेगा, तो इससे भी बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वनों का विनाश बड़े पैमाने पर पर्यावरण अवकरण को बढ़ावा देता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन हमने देखा है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, वन उन्मूलन बढ़ रहा है, तो वही क्या करता है, वैश्विक ताप में वृद्धि करता है और जलवायु
परिवर्तन करता है। वायुमंडल में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण वैश्विक ताप में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहा है और ग्लेशियर पिघलने के द्वारा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और जब यह वृद्धि ज्यादा हो जाएगी तो जो तटीय देश हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम है, वह जल विलीन हो जाएंगे। लुप्त होती प्रजातियां और आवासों का विखंडन। तो क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा बहुत सारे विदेशी प्रजातियों का आगमन होता है, एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। जब उनका आगमन होता है तो उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, साथ ही साथ लोगों के द्वारा भी शिकार करना, जीव जंतुओं की शिकार करने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे रसायनों का उपयोग करने से क्या हो रहा है, बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। साथ ही साथ समुद्र में औद्योगिक स्तर पर मत्स्यन से जलीय तंत्र भी असंतुलित हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक तंत्र होता है और उस तंत्र में सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। यदि किसी एक चीज का दोहन अधिक हो जाता है तो यह पूरा का पूरा तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला आप बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। उसी तरीके से यदि मत्स्यन का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, वनस्पति का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, या फिर यहां पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण होगा समुद्री स्तर पर, तो वहां से क्या होगा, समुद्र प्रदूषण बढ़ेगा और समुद्र प्रदूषण के द्वारा यह प्रदूषण बहुत सारे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। अपशिष्ट विघटन हमने देखा है कि यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक, कचरा, नाभिकीय तथा ई अपशिष्ट आदि का नष्ट न हो पाना कई प्रकार की समस्याएं जैसे कि शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं आदि को जन्म दे रही है। मिट्टी का क्षरण, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं बदलते फसल प्रतिरूप के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हर साल लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन बंजर होती जा रही है। जिस तरीके से आप रासायनिक तत्वों का उपयोग करते जाएंगे अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, उससे क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होती जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, आज व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग निर्दयता से कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर में कमी, मृदा में विषैले तत्वों की बढ़ोतरी, वायु एवं जल प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2080 तक 3 अरब 20 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलेगा और बहुत सारी महामारियां भी जन्म ले लेंगी। तो प्राकृतिक का अति दोहन, जैसे कि हम देख रहे हैं कृषि के लिए हमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। हमने सतही जल का उपयोग तो कर लिया, उसका सही प्रबंधन नहीं किया, अब हम भूमिगत जल की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भूमिगत जल का भी हम अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं। पहले जहां 50 फीट या 60 फीट पर पानी निकल आता था, अब वहां पर 500 फीट और 600 फीट पर भी पानी नहीं निकल रहा है। और यदि ऐसा चलता रहा तो हमने देखा है कि विदेशों में कुछ स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जहां पर पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वही स्थितियां आगे चलकर भारत में भी निर्मित हो सकती हैं। बढ़ती जनसंख्या तो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। यह क्या करती है, उद्योगों का निर्माण करती है, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी सभी प्रकार के प्रदूषण को भी जन्म देती है। जैव विविधता का ह्रास, स्वयं के निवास हेतु जंगलों, वृक्षों की कटाई, पशुवध, पशुपालन की कमी आदि कारणों से पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जंतु और वनस्पतियों पर हुआ है। और पूर्व में पाई जाने वाली प्रजातियां धीरे धीरे क्या होने लगी हैं, या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार में है। संकटगत प्रजातियों में जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि आते हैं। विलुप्त प्रजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, साथ ही पक्षियों की संख्या में भी क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, या फिर विस्थापन की समस्या बन गई है, या विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। समुद्री प्रदूषण, वर्तमान परमाणु अस्त्रों का समुद्र में परीक्षण, औद्योगिकरण के उत्पादन में हुए जहरीली पदार्थों का उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट, ई कचरा आदि तत्व महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे उनमें पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति रोगग्रस्त हो रहे हैं। और जब वह रोगग्रस्त हो जाते हैं और उनका उपभोग इंसान करते हैं, जैसे मछलियां, उनका उपभोग इंसान करते हैं, तो इंसानों तक भी उन रोगों का आगमन हो जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार समुद्र में गिरने वाली पानी में
समुद्र में गिरने वाली पानी में सर्वाधिक विषैले कारक पारे का सांद्रण हो रहा है। किसका सांद्रण हो रहा है? पारे का सांद्रण हो रहा है, जिसका प्रभाव समुद्री जीवों पर पड़ रहा है। और कैसा पड़ रहा है? नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। ओजोन परत क्षतिग्रस्त होना, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग करने से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और ब्रोमाइड, इनके कारण क्या हो रहा है? ओजोन छिद्र में वृद्धि होती जा रही है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें इंसानों तक, पृथ्वी तक सीधे पहुंच रही हैं, जिससे इंसानों में त्वचा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारी आपदाओं की वृद्धि भी हो रही है। मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण क्षरण से कौन कौन सी आपदाओं की वृद्धि हुई है, जैसे कि भूस्खलन की मात्रा बढ़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, सूखे की समस्या बढ़ रही है, बाढ़ की समस्या आ रही है, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्भेदन बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूकंप की समस्या बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब बात आती है सुझाव की कि आखिर हमें क्या किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण का क्षरण कम से कम हो। तो सबसे आखिरी में सुझाव ही महत्वपूर्ण होता है। तो देख लेते हैं सुझाव में क्या क्या होगा। तो देखिएगा, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, या जिनके द्वारा पर्यावरण क्षरण को बढ़ोतरी मिल रही है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, या नाभिकीय प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो, उसके लिए जो भी उत्तरदायी कारक हैं, यदि हम उनका निदान कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? पर्यावरण का क्षरण भी कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन है। तो हमें क्या करना है? प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन एवं दुरुपयोग पर रोक लगानी है। तो यदि इन पर हम रोक लगा दें या इनका हम वैज्ञानिक तरीके से, सही तरीके से संसाधनों का दोहन करेंगे, तो उससे भी जो पर्यावरण क्षरण है उसकी समस्या का निदान हो जाएगा। वनों और जंगलों का विकास करना वृक्षारोपण करके किया जा सकता है। अब यदि हमें जैसे वन उन्मूलन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, तो इसकी आपूर्ति हम कैसे करेंगे? अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर। तो हम अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, वन प्रबंधन को बढ़ावा दें। वन प्राणी संरक्षण हेतु स्थानीय एवं राज्य स्तरीय प्रयास किए जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करना चाहिए, राज्य स्तर पर कानून बनाना चाहिए, ताकि जो वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण किया जाए, जिससे जैव विविधता की समस्या सामने ना आए। अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग पर बल देकर अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होता है, या फिर चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, इनके लिए 3R साइकिल जो होती है उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग कर सकते हैं, या फिर उनमें जो विषैले कार्य तत्व होते हैं उन्हें हटाकर बाकी जो अविषैले कार्य हैं उनको हम जला सकते हैं, दहन कर सकते हैं, दफन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता उन चीज़ों का उपयोग कीजिए, अधिक उपयोग ना करिए, ताकि अधिक से अधिक अपशिष्ट उत्पादन ना हो। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में पर्यावरणीय अध्ययन का एक अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जब पर्यावरणीय शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी तो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे और वह उस तरीके के क्रियाकलापों को नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों का पालन किया जाए। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग यथासंभव किया जाए, मतलब ऐसे ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाए जो पर्यावरण हितैषी हों। पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्वजनिक जन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। वाहनों की प्रदूषण जांच की जाए तथा पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि पुराने वाहन क्या करते हैं? अधिक से अधिक धुएं का उत्पादन करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सराहनीय कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया है कि 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को दिल्ली सड़क पर नहीं चलाया जाएगा। तो इस तरीके के नियम बनाए जाने चाहिए। पशुपालन को प्रोत्साहन एवं जैविक खाद का उपयोग कृषि हेतु किया जाए। जब पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे जीवों का संरक्षण भी होगा, साथ ही साथ इनके द्वारा निकलने वाले मल मूत्रों से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, अर्थात रासायनिक तत्वों का जो हम उपयोग करते हैं उन तत्वों पर भी प्रतिबंध लगेगा। अतः उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गंभीर समस्याएं जन्म ले रही हैं, जिससे योगदान व्यक्तियों का ही है, जिसमें योगदान किसका है? व्यक्तियों का ही है। यदि समय रहते इसका निराकरण नहीं किया गया तो जीव जंतु, वनस्पतियों और मानव के लिए अस्तित्व पर विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए नैतिक जिम्मेदारी हमारी ही है। क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जो जीव है वो कौन है? मनुष्य है। तो किसी भी जीव जंतु
कि ह्रास के लिए उत्तरदायी भी कौन है? मनुष्य है। पर्यावरण के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? मनुष्य है। कोई भी जीव जंतु देखिएगा वह इस तरीके से किसी भी चीज का ना तो दोहन करते हैं ना ही अतिक्रमण करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, लेकिन एकमात्र इंसान है जो पर्यावरण को, जीव जंतु को, वनस्पति को और स्वयं खुद को नुकसान पहुंचाने पर आतुर है। तो हमें शिक्षा के द्वारा इस तरीके से जागरूक होना, लोगों को जागरूक करना होगा कि पर्यावरण का अस्तित्व जब तक रहेगा तब तक इंसानों का अस्तित्व रहेगा। यदि पर्यावरण का क्षरण इसी तरीके से बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा जैसी समस्याएं यदि ऐसी बढ़ती रहीं तो इससे मानव स्वास्थ्य पर, मानव सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके कारण इंसान का जो अस्तित्व है वह भी विलुप्त प्राणियों की तरह एक दिन विलुप्त हो जाएगा। तो हमें समय रहते हुए जागरूक होना है, सचेत होना है और पर्यावरण शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना है। और यदि हम लोगों को जागरूक करने में सफल हुए तो जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, वह कारकों का निदान भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, पर्यावरण क्षरण के अंतर्गत जितनी भी समग्र चीजें होती हैं उसका हमने इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत समग्र रूप से अध्ययन किया है। आई होप इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसको कीजिएगा। इसमें 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के जितने भी प्रश्न जिस जिस तरीके से बन सकते थे उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो आप बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।